मैंने जब दुनिया के नक्शे पर बारूद की लकीरें खिंच रही हों, जब युद्ध सरहदों से कहीं ज्यादा तकनीक, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में लड़ा जा रहा हो, तब सवाल ये नहीं होता कि हमारे पास कितने हथियार हैं। तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम भविष्य के लिए कितने और किस तरह तैयार हैं। मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी पॉडकास्ट के साथ। इस बार के बजट में 15.2% पिछले बार की तुलना में रक्षा बजट बढ़ा दिया गया है, जीडीपी का लगभग 2%। संदेश पूरी तरह साफ है कि राष्ट्र अपनी रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। क्या ये बढ़े हुए आंकड़े सिर्फ अंकगणितीय खेल हैं या फिर ये बताता है भारत की बदलती हुई रणनीति, आत्मनिर्भरता की सोच, आधुनिकीकरण की पहल और भविष्य के युद्धों की तैयारी? इन विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। राज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। सर, यहीं से शुरू करते हैं। 15.2% पिछली बार से बढ़ाया गया है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो अमेरिका, जर्मनी, रूस और कुछ और देश हैं, इसमें चीन को भी शामिल कर लें, जिनका रक्षा बजट भारत से अब भी ज़्यादा है। भविष्य की तैयारी, चूंकि एआई पर युद्ध लड़ा जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से लड़ा जा रहा है, भविष्य की सोच इस रक्षा बजट में नजर आती है आपको? जी हाँ, और उसी पे चर्चा करेंगे कि हम हथियार तो हैं, पर क्या हम भविष्य के लिए तैयार हैं, जैसे आपने कहा। तो पहले जो आवंटन के आंकड़े हैं उन पे भी थोड़ी नज़र डालते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा, इस साल रक्षा खर्च का जो कुल आवंटन है वो है 7.8 लाख करोड़, US $85 बिलियन। आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका स्पेंड्स $1.5 ट्रिलियन। तो उसको तो छोड़ देते, लेकिन 85 बिलियन डॉलर्स की बात करते हैं। दूसरी जो आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, जो सरकार का कुल खर्च है, सो एज परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिफेंस इज 14.7%। सो अफोर्डेबिलिटी दिखाता है कि भाई सरकार का इरादा क्या है, कि हम खर्च करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बजट में जो आधुनिकीकरण और तकनीकीकरण पर जोर दिया गया है। सो 2.2 लाख करोड़, जो मेरे ख्याल से $25 बिलियन करीब है, आपको आधुनिकीकरण करने के लिए। अब चुनौतियां क्या हैं कि आवंटन को हम प्रबल घातक क्षमताओं में तब्दील कैसे करें। मनी इज़ यूजलेस अनलेस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉम्बैट कैपेसिटीज़। तो ये जो चुनौती है, जो प्रश्न है, इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए, मेरा ये मानना है कि अब हमको देखना क्या है कि ये जो आवंटन है, जो हमें ये राशि मिली है खर्च करने के लिए, ये किस प्रकार से जो राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा क्षेत्र की जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, उसमें किस तरह से तीव्र गति या गति शक्ति लाती है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माय व्यू। क्योंकि अगर आप, जैसे आपने कहा, 2014 से इस सरकार की कोशिश रही है कि हम रक्षा क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव लाएं, जैसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर। आपने जिक्र किया CDS का, थिएटर कमांड्स, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कमिंग आउट ऑफ द शैडोज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब उस जो गति है या वो जो प्रणाली है, बदलाव की प्रणाली है, उसमें गति शक्ति किस तरह से लाई जाए। तो मेरे समझ में इससे जुड़े दो पहलू और हैं। जो हमारा आज का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उसमें गतिरोध बड़े हैं, बाधाएं ज़्यादा हैं और खर्च करने के साधन कम हैं। तो हमें उन जो सरकार ने आपको दिए हैं ये पैसे 2.1 लाख करोड़, अगर आपको गतिरोध नहीं हटाएंगे तो आप ये जो पैसा राशि मिला है, इसको आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो गतिरोध हैं उनको किस तरह से हटाया जाए। और देखिए, पैसे की कमी नहीं है। अगर आप 2 लाख करोड़ आपने सितंबर तक खर्च कर दिया तो आपको अतिरिक्त आवंटन होगा, जिसे कहते हैं एडिशनल बजट्स। अब चुनौती ये है कि हम इसको खर्च करना पाएँ या ना कर पाएँ। तो मेरे समझ में ये जो संदर्भ है, इसका मुकाबला किया जा सकता है। मैंने एक कल लेख लिखा था, 2+5+2 फार्मूला। वो क्या है?
2 सुझाव ऐसे हैं जो मूलभूत सुधार हैं, बेसिक रिफॉर्म्स। अगर आपने वो नहीं किए तो ये पैसे विवेकपूर्ण हम खर्च नहीं कर पाएंगे। और 5 कॉम्बैट इनिशिएटिव्स है। देखिए पैसे का क्या फ़ायदा अगर उसको हम तब्दील ना कर पाएँ। तो इस साल टेक्नोलॉजी वगैरह की आपने बात की, वो कौन से 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जी। सो दैट we don't build an army that is prepared for the past but one that is focused on the future। भविष्य के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। और 2 ऐसे सुधार हैं जो समर्थक हैं। सो 2 + 5 पर 2। अब ये 2 क्या हैं? देखिए जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उसका जो व्याकरण है, शब्दावली है, उसको तब्दील करना पड़ेगा। अभी क्या है, पूरी चर्चा है प्रोसेसेस की, प्रतिक्रिया, उसको करना पड़ेगा उपलब्धि में। मतलब द मेजर शुड नॉट बी प्रोसेस बट लिथैलिटी, वॉर विनिंग आउटकम्स। जैसे रिजॉल्व में आपने देखा, ऑपरेशन रिजॉल्व में किस तरह से अमेरिकी सेना ने स्पेस, साइबर, हेलीकॉप्टर असॉल्ट, सब कुछ का इस्तेमाल किया। तो वो तब्दीली है। तो वो तब तक नहीं होगा जब तक हम ये प्रतिक्रियाओं को कम नहीं करेंगे, प्रतिक्रियाओं को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे। एक तो ये है सबसे ज़रूरी चीज़, मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारा व्याकरण है प्रोक्योरमेंट का, उसको तब्दील करना पड़ेगा। आजकल क्या है साहब, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो हमारे सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, उनको क्षमताएं नहीं मिलती। वो क्षमताएं उन तक पहुँचाना है। अब ये जो 5, जिसे मैं कहता हूँ कॉम्बैट इनिशिएटिव्स, ये क्या है? आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI, क्वांटम, रोबोटिक्स, मिलिट्री ऑटोनॉमी, 3D प्रिंटिंग वगैरह वगैरह, इनका जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना है। तो मेरी CDSC अपेक्षा होगी कि साहब आप इस टेक्नोलॉजी के ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं और वो किस तरह से तब्दील होंगे। जो सरकार ने हमको पैसा दिया है, क्या हम 2026 के अंत तक नॉर्दर्न कमांड को AI इनेबल कर पाएंगे? ये चुनौती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट वन। दूसरा है, आप देखें यूक्रेन में क्या हो रहा है। हम जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC है, ये एक मौका है कि उसको हम AI और ड्रोनरी से लैस करें। अगर हमने AI और ड्रोनरी से उसको लैस किया तो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं किलिंग चेन्स, जो आजकल घंटों की है वो मिनटों में हो सकती है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी को लेके डिप्लॉय करना है, बट उससे क्या होगा, जो हमारी सीमाएं हैं वो और घातक बनेगी, दिल बिकम लीथल। दूसरा। तीसरा, आज तक हमारा फोकस क्या रहा है, LC, LAC पर। आप सिंदूर में देखें क्या हुआ। सिंदूर में जो उन मिसाइल्स, ड्रोन्स दागी गई चीन से, किस प्रकार उनकी तो वो एक बहुत ही प्रबल रॉकेट मिसाइल फोर्स है। तो दिल्ली की सुरक्षा, लुधियाना की सुरक्षा, बेंगलोर की सुरक्षा, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वी हैव टू ट्रांजिट फ्रॉम टेरिटोरियल डिफेंस LC, LAC टू होमलैंड सिक्योरिटी। तो उसके लिए जो वायु सुरक्षा की जो प्रणाली है उसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इंफ्रारेड रडार्स, लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार्स, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो आवंटन है इसको अब तब्दील करना है। और अगर हमने ये कर लिया, ये जो लीथल फ्रंटियर्स हैं, AD और ड्रोन मिसाइल फोर्स, इनके मिश्रण से जो प्रधानमंत्री जी का वो सपना था सुदर्शन चक्र वाला, वो पूरा होगा। अब इसमें मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और चौथी चीज़ है, जो हमारी नौसेना है उसकी क्षमताओं में हमें विशाल वृद्धि करनी है। चीन के पास 5000 शिप्स हैं। जिस दिन वो ताइवान से निकले वो आपके भारतीय महासागर में आएंगे। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं टर्न टू द सीज, वो। और 5वां, आपने देखा होगा जिस तरह से आज मुश्किलात बढ़ रही हैं म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, तो आपकी सेना को इस प्रकार से प्रबल बना पड़ेगा कि जो हमारा क्षेत्रीय प्रभाव है, हेमिस्फीयरिक इन्फ्लुएंस, उसको और प्रबल बनाएं। तो ये जो आवंटन है, अगर हम इन क्षमताओं में उसको तब्दील कर सकें तो हमारी सेना मजबूत बनेगी। और 2 चीज़ें मैं और जोड़ दूँ, फिर आपका प्रश्न सुनूंगा। जो वो समर्थक सुधार हैं, जो हमारे ये IFA की प्रणाली है ना, कि भाई ये क्यों खर्च कर दिया, इस पे ये रोक, उस पे वो रोक, इसको मूलभूत तरह से इसको बदलना पड़ेगा। बिकॉज द IFA होल प्रोजेक्ट हैज़ बिकम अ बिग रोड ब्लॉक इन, तो ये IFA वाला। और दूसरा, देखिए जब प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप्स लॉन्च किए थे, उसका मतलब क्या है?
स्टार्टअप सिंबलाइज इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नवाचार। नवाचार। और नवाचार का सबसे बड़ा दुश्मन है रेगुलेशन। रेगुलेशन को क्या कहते हैं? नियमावली। बिल्कुल। तो ये जो आज एमओडी वगैरह में ये नवाचार और नियमावली के बीच गहरा संघर्ष है, और जीत किसकी होनी चाहिए? नवाचार की। तो ये एक चुनौती है। तो 2+5+2। अब मैं ये आपसे कहूँगा कि देखिए, आवंटन इज़ नॉट द रियल क्वेश्चन। पैसे की कमी नहीं है। वो ये प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी बहुत बार बोल चुके हैं कि रक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं है। तो जो बजट है उससे हमें ये संदेश लेना है कि ये जो आपको पैसा मिला है, इसको आप किस प्रकार से, विवेक से, गति शक्ति, तीव्रता से इसको आप क्षमताओं में तब्दील करें। दैट इज़ द बिग चैलेंज। लेफ्टिनेंट जनरल, आप आधुनिकता की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि पैसों की तो कमी नहीं है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की काफ़ी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश अब ब्रह्मोस के लिए भारत की तरफ नज़र से देख रहे हैं और वो मांग भी कर रहे हैं। जो विदेशी तकनीक है रक्षा के क्षेत्र में, हम बहुत समय तक रशिया पर डिपेंडेंट रहे। क्या लगता है कि आधुनिकीकरण की जब बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, क्या वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी बात होगी? और क्या दुनिया के वो देश जो टेक्नोलॉजी संपन्न है रक्षा क्षेत्र में, वहाँ पर बात बनेगी आपकी नज़र से? बिल्कुल। तो अब इसमें देखिए 2-3 चुनौतियाँ हैं। जो ये तकनीकीकरण की पूरी प्रणाली है, जैसे एआई, क्वांटम वगैरह, सेना को ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी मिशंस हैं जो वैष्णव साहब ने शुरू किए हैं, सेमीकंडक्टर्स के, एआई, अभी एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। ये जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको कहते हैं दे लाई एट द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन। हमने क्या गलती कर रखी है कि वो सिविल के कार्यक्रम अलग है, हमारे अलग है। इनको जोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात है अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप क्या खर्च करते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि अमेरिका $975 बिलियन खर्च करता है हर साल। $700 बिलियन प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। हम तो $40 बिलियन भी खर्च नहीं करते। मेरे ख्याल से इस बार उस पर भी जोर दिया गया है, डीआरडीओ को 30,000 करोड़। तो अभी ब्रह्मोस ही नहीं, मिसाइल्स बहुत और हैं, हाइपरसोनिक्स, ओरेशनिक्स, उन पूरी सारी मिसाइल्स को क्रिएट करके। और देखिए और बड़ी चुनौतियाँ हैं मिसाइल्स के लिए, आपको मशीन टूल्स चाहिए। और जैसे मैंने कहा ना, वो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। वो सारी कैपेसिटीज़ हमारी लैब्स, हमारे आईटीज़ में होनी चाहिए, तभी उनको हम उनका इस्तेमाल कर पाएंगे रक्षा क्षेत्र में। और दूसरा जो हमारा ये विदेशी देशों पे जो निर्भरता है टेक्नोलॉजीज़ का, उसको कम करना पड़ेगा। हम रशिया पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं, अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, उसको कम करना पड़ेगा। दूसरी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, ये कब होगा? देखिए हमारी पूरी रक्षा प्रणाली, उसको तबाह क्या करता है? L1, सबसे सस्ता। जब आप चीन से लड़ेंगे तो आप मतलब L1 से लड़ेंगे या H1 से? लड़ाई तो H1 की होगी। तो ये जो व्याकरण है बदली करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी नीड्स H1 द बेस्ट, ऑल्सो H1 टैलेंट। आमका जो है 30,000 के इंजीनियर्स बना ही नहीं पाएंगे। आप ये जो जेट इंजन, ये सब टेक्नोलॉजी जो कैलिफोर्निया में बन रहे हैं, उनको तो $1 बिलियन मिलता है रिटेंशन अलाउंस कि भाई आप भाग ना जाओ। सो दिस होल गेम हैज़ टू चेंज फ्रॉम L1 टू H1। आत्मनिर्भरता, जैसे मैंने कहा, अनुसंधान, नवनिर्माण या नव विचार, इनोवेशन, ये पूरा खेल उसका है। अब उसकी हमने शुरुआत की है। वी हैव टू मेक इट पीक। जैसे स्टार्टअप्स जो हैं इस साल, स्टार्टअप्स को क्या चाहिए? बड़ा, अब हमारे पास प्रतिभा बहुत है, स्टार्टअप्स को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू गिव देम इज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। ये खेल शुरू हुआ है, बट अभी जो हमें रास्ता तय करना है वो लंबा है। इसमें एक बड़ा पहलू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी है। पिछले कुछ वर्ष पहले रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को खोला गया। आपको क्या लगता है इसके आने से तकनीक के क्षेत्र में थोड़ी और बेहतरी होगी, चूंकि जो निजी क्षेत्र है वो अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करता है? देखिए, पब्लिक प्राइवेट नहीं, मेरे समझ में रक्षा प्रणाली में प्रगति तब होगी जब निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में बहुत वृद्धि हो। आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है।
यूक्रेन में टेक्नोलॉजीज कौन ला रहा है? स्पेस एक्स, वो पैलेंटियर, एंड्यूरल, ये क्या है? नासा का नाम नहीं है इसमें। स्पेस, यूएस स्पेसकॉम का पार्टनर एलॉन मस्क है, नासा नहीं है। तो जो अगले दौर की जो क्षमताएं हैं, स्पेशली जो तकनीकीकरण है, वो आएगा प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स, इनकी बिजनेस एजिलिटी से। और इसका देखिए एक रीज़न मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी PSLV का लॉन्च हुआ, 2 बार नहीं चली। अगर यही प्राइवेट सेक्टर के पास होती, वो 11 बार इसको एक्सपेरिमेंट करती, 10 बार फेल होती। तो जैसे एक शब्दावली है, फेल फास्ट। हम जब आप पब्लिक सेक्टर का क्या होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो फेल ही नहीं होना चाहिए। तो जो रिस्क टेकिंग है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो आप विश्व में देख लें, चीन में भी अगर उनकी जो रक्षा क्षेत्र में तकनीकीकरण आया है वो निजी क्षेत्र से आया है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो अगला दौर है रक्षा में, रक्षा क्षेत्र में, वो प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स का है। नॉट इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट ओनली प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स, दे हैव टू ग्रो। जो हमारा ये PSU का मॉडल है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। वी हैव टू ग्रो द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। मेरा ये मानना है, रक्षा क्षेत्र में तभी प्रबलता आएगी। इस बजट में ये भी कहा गया कि जो पैसा बढ़ाया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बहुत तत्काल गोला बारूद खरीदे गए, मिसाइलें खरीदी गई, उसकी भी भरपाई की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक सवाल ये है कि भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को दिखाया कि अब भारत किस तरह के युद्ध करने में सक्षम है। पाकिस्तान को भी चेतावनी दी, पाकिस्तान को भी नेस्ता नाबूद किया। क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का कितना बड़ा इम्पैक्ट अगर हम वैश्विक कूटनीतिक नज़रिए से देखें तो पड़ा? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, मैंने 44 साल हो रहे हैं मेरे को फौज में। रावलपिंडी, क्या है, रायविंड, बहावलपुर, ये तो हमने मैप पे ही मारा था। इस बार तो हमने कर दिखाया। 10 मई को जो हमने पाकिस्तान का हाल किया, I don't think in the recent past any country has been rendered so helpless, helpless. आप अपनी सीमाओं छोड़िए, आप अपनी जो हवाई सीमाओं हैं उन पे नियंत्रण खो बैठे थे। कहाँ थे आपके J-10s, J-17s? 10 मई को नूर खान को जब मारा, वो उनके GHQ से 1 किलोमीटर की दूरी थी। So it exposed the complete helplessness of the Pakistan military and the great power of the Indian military. But देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सफलता थी, बट उस सफलता को बुनियाद बनाकर हमें और मजबूत होना है। सो वी हैव टू, अब जो सिंदूर कमाल किया हमने सिंदूर में, बट उसको बुनियाद बना के वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटीज फर्दर। मैं आपको 2 चीज़ और दूँ। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, और उसके मैं आपको बड़े आंकड़े दे सकता हूँ। बट लोग ये भूलते हैं, एक लोई इंस्टीट्यूट है जो पावर रैंकिंग्स करता है, पावर, शक्ति। उनके जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर रैंकिंग्स हैं उसमें इंडिया इज़ ओनली बिहाइंड USA एंड चाइना। वी आर नाउ अ मेजर पावर। तो वी हैव टू बैलेंस आवर इकोनॉमिक हेफ्ट विद आवर स्ट्रेटेजिक माइट, और उनके उन दोनों के कन्वर्जेंस से हम महान बनेंगे। व्हाट शुड बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल्स? हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वेरी गुड आइडिया, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। बट स्वामी विवेकानंद ने हमें चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, साहब ये जो विश्व है, अखाड़ा है, दिस वर्ल्ड इज अ जिम्नेजियम वेयर नेशंस कम टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। तो आर्थिक क्षेत्र से प्रबल होना है और राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा क्षेत्र में भी शक्तिशाली बनना है। अगर हम ये दोनों करेंगे तभी हम विकसित भारत तो बनेंगे ही, पर सुरक्षित भारत भी बनेंगे। और अब हम बिग लीग में हैं, USA, चाइना। वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम। लोग कहते हैं साहब चीन ने धोखा दे दिया। अरे चीन धोखा देगा वो धोखा देगा और हमको उस धोखे के लिए तैयार होना चाहिए। सो वी हैव, सिंदूर वाज वंडरफुल, वी हैव टू नाउ टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप। आप सेना में 4 दशक से ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं। जब रक्षा बजट तैयार होता है या उस पर मंत्रणा चलती है अलग अलग सचिवों की, रक्षा विशेषज्ञों की, क्या परमाणु हथियार भी एक पहलू होता है जिस पर ध्यान दिया जाता है? जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ऐसा लग रहा है कि बढ़ती नज़र आ रही है, यूक्रेन, रशिया, चाहे अमेरिका जिन देशों पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बीच क्या रक्षा बजट के
बनाने के दौरान या उस पे सलाह मशवरे के दौरान परमाणु हथियारों को भी ध्यान में रखा जाता है? परमाणु की जो हमारी शक्तियां हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वगैरह, उनको इनसे इस दायरे से बाहर रखा जाता है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, एक्सक्लूसिव। तो जब रक्षा बजट की बात होती है तो उनका जिक्र नहीं होता, क्योंकि आपने सवाल उठाया। टुडे आई थिंक चीन के बारे में कहा जाता है इट्स अंडरगॉन अ न्यूक्लियर ब्रेकआउट। तो उन्होंने जैसे NFU को लॉन्च ऑन वार्निंग में तब्दील किया है, जो उनके साइलोज में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दे हैव अ सिस्टम विच टारगेट्स ग्वाम वगैरह। दे ऑल्सो हैव अ सिस्टम विच टारगेट्स द अमेरिकन मेनलैंड। तो अगर आपका बुनियादी सवाल ये है कि क्या परमाणु क्षेत्र में हमें बहुत और कुछ करना है, बिल्कुल बहुत कुछ, बिकॉज द न्यूक्लियर डायमेंशन इज बिकमिंग स्ट्रांग। आप देखिए यूक्रेन में प्यूटिन ने कितनी बार न्यूक्लियर रैटल उसको दबाया। आपने अगर बीजिंग की परेड देखी होगी 4-5-6 महीने पहले, सो दे शोकेस द न्यूक्लियर ट्रायड। तो दैट इज़ वन एरिया वेयर वी नीड टू डू अ लॉट। बट जहाँ तक ये रक्षा बजट का सवाल है, उससे उसको कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ तो फंडिंग की प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ तो फंडिंग बेशुमार है। बट वहाँ जो सोच है, जो पूरा स्ट्रक्चर्स हैं, साइलोज, मिसाइल्स, वो एक अलग ही क्षेत्र है और उसमें और अध्ययन की ज़रूरत है। एक और टर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। दुनिया के कई विकसित देश मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं ताकि आने वाली चुनौतियों को निपटा जा सके। इस रक्षा बजट में क्या उस दिशा में भी कोई कदम उठाए गए हैं? बजट में तो नहीं, बट थिएटर कमांड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल, दे शुड हैव बीन मेड एज ऑफ यस्टरडे। उसमें हम बहुत पीछे हैं। आप एब्सोल्यूट रिजॉल्व देख लीजिए। अब देखिए, सेनाओं के बीच तालमेल नहीं है। रिजॉल्व में वेनेजुएला का ऑपरेशन, क्या तालमेल था? CIA के एजेंट्स जो 6 महीने से वहाँ काम कर रहे थे, स्टेल्थ ड्रोन्स, स्पेस, ऐसी निगरानी थी कि जिसे कहते हैं दे स्केच्ड आउट द पैटर्न ऑफ लाइफ ऑफ मेड्यूरो, कि मेड्यूरो ने पिछले 6 दिन क्या किया, अगले 6 दिन क्या करेगा, कहाँ से जाएगा, किस समय जाएगा, उससे हुआ क्या। दे स्केच्ड आउट द होल पैटर्न ऑफ लाइफ। और डेल्टा फोर्स जो कमांडोज थे उनको बुलाया, अगले 6 दिन में मेड्यूरो साहब ये करेंगे। अब आप देखिए व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आप कहाँ दाखिल होंगे और उनको कैसे निकालेंगे। साइबर ने वहाँ बिजली बंद की, और वो जो बिजली का जो पावर ग्रिड कोलैप्स हुआ, वो 15-20 मिनट के जो क्षण थे, उसके बीच में हेलीकॉप्टर असॉल्ट। अब ये तो कमाल की चीज़ें हैं। दिस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो हमारे यहाँ ये जो थिएटर कमांड हम नहीं बना पा रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से बनाना है इसको, बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, यू हैव टू गो टू इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत ही विशाल चुनौती है, और आपका सवाल बिल्कुल ही वाजिब है। इसमें हम देर कर रहे हैं। थिएटर कमांड शुड बी मेड एज ऑफ टुमारो। आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो कितने वर्ष या कितने दशक अभी लगने वाले हैं भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होने में डिफेंस सेक्टर में? देखिए, आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी चुनौती है। आप देख लीजिए सेमीकंडक्टर्स। सो कहीं मैं पढ़ रहा था कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चिप फ्रॉम सैंड टू फिनिश प्रोडक्ट गोज थ्रू 64 कंट्रीज। तो आत्मनिर्भरता तो संभव ही नहीं है। आपको ये देखना है कि इस चेन में वो कौन सी कड़ी है वेयर यू कैन मास्टर इट एंड बिकम वैल्यू ऐड। और अगर उस कड़ी पे मेरी मास्टरी है, फिर मैं आपसे नेगोशिएशन करूँगा कि मैं ये करूँगा, आप मेरे को ये दें। और सेमीकंडक्टर्स टुडे सब में, ड्रोन्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम, सब में लग रहे हैं सेमीकंडक्टर। और ये तो सिर्फ एक क्षेत्र है। तो बहुत विशाल चुनौती। आप देखिए ड्रोन्स के, बट हमने कदम तो उठाए हैं, और कोई चारा भी नहीं है। तो हमें करना है, पर रियलिस्टिकली एक लंबी रेस है। वो देखिए, मैं आपको बताऊं चुनौतियां क्या हैं। अभी 10 साल हो गए हमको ये ड्रोन्स की जो कंपनीज हैं डिफेंस में, मैंने सुना उसमें 12 कंपोनेंट हैं। अभी भी हम 10 इंपोर्ट करते हैं, 10 का निर्यात करते हैं, और उसमें से 9 चीन से। दिस इज द चैलेंज ऑफ आत्मनिर्भरता। जब तक हमारा जो सिविल क्षेत्र का मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो शक्तिशाली नहीं बढ़ेगा, उसमें पैनापन नहीं आएगा, तब तक रक्षा क्षेत्र में भी नहीं है। सो इट्स अ बिग चैलेंज, बड़ी चुनौती है। पर हमने अभी कदम उठाए हैं, और
प्रतिभा की कमी नहीं है भारत में, देयर इज़ टैलेंट। अगर हमने थोड़ा ये जो नियमावली जिसे आप कह रहे थे ना, रेगुलेशन रिजीम, इसको अगर हमने कम की, टैलेंट को और बढ़ावा दिया, तो डेफिनेटली होगा। बट सही मायने में बहुत विशाल चुनौती है, स्पेशली इन नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ के जो तकनीकीकरण है वो बहुत ही उच्च दर्जे का है। इस देश में हर गली मोहल्ले में क्रिकेट को लेकर चर्चा होती है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों में जो युद्ध हो रहे हैं उस पर भी चर्चाएं होने लगी हैं। बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप किस तरह से देखते हैं आज आधुनिक विश्व की चुनौतियों को, जब कई देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं? तो क्रिकेट कम हो रहा है, युद्ध ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगा, आपने बिल्कुल सही कहा। 1990 में भारत का, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि भाई बात ये है, घूम फिर के चर्चाएं होती हैं अर्थव्यवस्था पर। मेरा अब मानना है इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्टूपिड। आप देखिए किस तरह भू राजनीति में स्विवल हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ। आप युद्ध देख लें, वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, यूक्रेन। यूरोप कहता था कि साहब ये जो लड़ाई है ये सब एशिया में होती है, अफ्रीका में हम नहीं लड़ते हैं, हम तो संपन्न हैं। क्या हाल हुआ? ताइवान में आप देख लें क्या हुआ, गलवान, डोकलम। तो हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं भू राजनीति में जहाँ युद्ध की संभावना बढ़ रही है। एंड देयरफॉर द ओनली वे टू बी सिक्योर इज़ बाय इन्वेस्टिंग इन डेटरेंस, निवारण। अगर आप निवारण पे खर्च करेंगे तो युद्ध नहीं होगा। अगर आप इस उम्मीद पे जिएंगे कि साहब युद्ध ना हो, युद्ध ज़रूर होगा। सो वी वंस अगेन द आर्ग्यूमेंट इज डेटरेंस, स्ट्रेंथन योरसेल्फ सो दैट नोबडी डेयर्स टू लुक एट यू। एक और में, क्योंकि हम चर्चा की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं साहब डेटरेंस इज कॉस्टली। मैं कहता हूँ वॉर्स आर कॉस्टलियर, आस्क द यूक्रेनियंस। हर रात कीव पे गोलाबारी, डोनेट्स्क पे गोलाबारी। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की रिक्वेस्टेड ट्रंप टू टेल पुतिन कि साहब एक हफ्ते तक ना करो, हम परेशान हो गए हैं। तो ये चुनौतियां हैं। बिल्कुल जो आपका बुनियादी प्रश्न है बहुत ही वाजिब है। चलते चलते लेफ्टिनेंट जनरल, आपने, मैं एक जिस गांव से हूँ, भद्रवास, कानपुर ज़िले में, वहाँ पे जब मैं आई वॉज यंग और जब मैं वहाँ जाता था, वहाँ एक गोष्ठी होती थी गांव में, और एक सज्जन थे देवी नारायण मिश्र, उनसे मैंने पहले ये सुना था। उन्होंने कहा सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। तो जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि भाई इसके मायने क्या हैं, तो उन्होंने मेरे को ऐसे समझाया, सरस्वती क्रिएट दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हाई लर्निंग, R&D, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नालंदा, वहाँ से ऐसी प्रतिभा निकले, ऐसा तकनीकीकरण निकले, सो दैट इट क्रिएट्स वेल्थ, लक्ष्मी। और उस लक्ष्मी से कुछ राशि आप निकालें डिफेंस के लिए, दुर्गा। अब व्हाट अ लवली आइडिया दैट स्टेटक्राफ्ट, मतलब जो एक राष्ट्रीय सोच होती है राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति, उसमें सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का मिश्रण होना चाहिए। अच्छा, व्हेन आई जॉइन्ड द आर्मी आई फाउंड उल्टा। सरकार, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अलग, बिल्कुल वो नहीं। और जब मैं देखा अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, वो मिलिट्री सिविल फ्यूजन की बात कर रहे थे, तो ये किताब मेरे जहन में थी और मैंने लिखी कि साहब ये सब छोड़ें आप, थिएटर कमांड की तो बात ही नहीं है। टुडे वी हैव टू मूव फ्रॉम थिएटराइजेशन टू क्रॉस पॉलिनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिर्फ सैनिक अधिकारी नहीं होने चाहिए, सिविल सर्वेंट्स, टेक्नोलॉजिस्ट, डोमेन स्पेशलिस्ट, यंग पीपल हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजीज़। NSCS जो हमारा है, 50% उसमें इस प्रकार के लोग होने चाहिए, स्पेस की दुनिया से, साइबर की दुनिया से। जिस तरह से युद्ध का आकार, युद्ध का चरित्र बदल रहा है, यू नीड सिविल मिलिट्री फ्यूजन। तो ये था स्पिरिट, और इसकी बुनियादी सोच तो देवी नारायण मिश्र से आई, हु सेड सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का मिश्रण। मतलब क्या है, जो हमारे पुराने जो थॉट प्रोसेसेस थे उसमें था ये सब, और फिर हमने ये साइलोस क्रिएट कर दी, सिविल, मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट। सो आई थिंक हमारी बुनियादी सोच वो थी सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का मिश्रण की। अमेरिका ये कर रहा है, चीन ये कर रहा है, सो मॉडर्न इंडिया शुड डू दिस नाउ, सिविल मिलिट्री फ्यूजन।
और अब इट इज़ नॉट जस्ट सिविल मिलिट्री, व्हाट इट मीन्स इज टैलेंट एंड टैलेंट फ्रॉम एनीवेयर. सो द बेस्ट मैन शुड गेट द जॉब. टुडे आप यूक्रेन में देख लें, आप 71 की बात करें तो आप जनरल्स कहेंगे सैम मॉनिकशॉ. वर्ल्ड वॉर 2 में पैटन. यूक्रेन के एक जनरल का नाम बता दीजिए. ये जनरल्स है ही नहीं. अब वहाँ मॉडर्न जनरल्स आर एलॉन मस्क, पामर लकी. सो इस तरह से युद्ध का जो चरित्र है बदल रहा है. सो द बेस्ट टैलेंट मस्ट कम इनटू नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी इज H1 हाईएस्ट, कैनॉट बी L1. आकाशवाणी पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बता रहे थे कि किस तरह भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, रक्षा बजट में किस तरीके की बढ़ोतरी की गई है, और कहते हैं कि समय के साथ जो नहीं बदलता है, समय उसका साथ छोड़ देता है. भारत समय के साथ आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा उसके लिए सबसे ऊपर है. आकाशवाणी पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार.